डिस्कस किया था वर्क के बारे में, और वर्क का जो फार्मूला था, हमने वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स का हमने फार्मूला पढ़ा था। और उसके अंदर हमने ये देखा था कि जब किसी भी बॉडी के ऊपर फोर्स लगा के हम डिस्प्लेसमेंट तय करते हैं, तो थ्रू आउट अगर जर्नी फोर्स एक जैसी रहती है तो उसको वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स कहा जाता है। और उसका फार्मूला जो होता है वो होता है W इज इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा। ये हमने कल डिस्कस किया था। आज हम डिस्कस करते हैं वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी। अब ये थोड़ा ज्यादा जो है वो केयर के साथ इसको समझना होगा या पढ़ना होगा इस चैप्टर को आगे, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारी चीजें एक दूसरे के साथ मिक्सअप हो जाती है। और फार्मूले किसी भी चीज के एक एक दो दो आपको मिल सकते हैं, फिर ये पता नहीं लगता कि ये फार्मूला किस चीज का है और ये फार्मूला कहाँ पे इस्तेमाल करना है। तो बहुत केयर के साथ, ध्यान के साथ इसको, बहुत ही केयर के साथ इसको चैप्टर को आगे पढ़ना होगा। तो वर्क का हमने वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स का हमने पढ़ा था फार्मूला, और हमने पढ़ा था कि वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स का फार्मूला होता है W इज इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा। अब हम करेंगे वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी का फार्मूला। लेकिन वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी का फार्मूला करने से पहले ये बात तय कर लें कि ग्रेविटेशनल फील्ड क्या होती है, या ग्रेविटी कांस्टेंट फोर्स है या ग्रेविटी वेरिएबल फोर्स है। क्योंकि हम कल डिस्कस कर चुके हैं कि वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स के फार्मूला W इज इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा होता है, जबकि वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स को डायरेक्ट इस फार्मूले W इज इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा से कैलकुलेट नहीं कर सकते। तो अब हम पहले ये तय करते हैं कि ग्रेविटेशनल फील्ड क्या होती है, या ग्रेविटेशनल जो फोर्स है वो कांस्टेंट फोर्स है या वेरिएबल फोर्स है। ठीक है बेटा। तो पहले हम करते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स की जो है वो बेसिक चीज, ये सब आपको पता है बेटा। देखिए, ग्रेविटेशनल फोर्स, पहला कॉन्सेप्ट आपके माइंड में होना चाहिए कि ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होती है। आपको पता है वो फोर्स जो अकॉर्डिंग टू द न्यूटन ग्रेविटेशनल फोर्स है, और आइंस्टाइन के मुताबिक ग्रेविटी फोर्स नहीं है। बहरहाल अपने पास न्यूटन का कॉन्सेप्ट है, तो हम न्यूटन का ही कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे कि न्यूटन के मुताबिक ग्रेविटेशनल फोर्स है, और एक मास दूसरे मास के ऊपर फोर्स लगाता है। इसी फोर्स को हम कहते हैं फोर्स ऑफ ग्रेविटी। और इस फोर्स की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात होती है कि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल प्रोडक्ट ऑफ मासेस के होती है, जबकि ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर होती है। ठीक है। या इसका फार्मूला भी आपको पता है कि Gm1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। ये फार्मूला बहुत सारी चीजें बताता है, लेकिन तीन बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें बताता है। ये फार्मूला कहता है अगर मासेस बड़े होंगे तो उनके दरमियान फोर्स ज्यादा लगेगी। एक 10 किलोग्राम की बॉडी है, दूसरी 5 किलोग्राम की बॉडी है, एक 1000 किलोग्राम की है और दूसरी 5000 की है। तो जिसके जितने जितने बड़े मासेस होंगे उनकी फोर्स जो होगी वो उतनी ज्यादा होगी। ठीक है। दूसरी बात, ये फार्मूला कहता है कि फोर्स ऑफ ग्रेविटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस है, और जो भी फोर्स डिस्टेंस पे डिपेंड करती है वो फोर्स वेरिएबल कहलाती है। ठीक है। इसका मकसद है ये फोर्स डिस्टेंस के साथ बढ़ जाएगी, कम हो जाएगी। इसका मकसद ये हुआ कि ये फोर्स तो वेरिएबल है। ठीक है। जबकि हम तो फार्मूला वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स का पढ़ के आए हैं। तो फिर ग्रेविटी जब नॉन यूनिफॉर्म है, क्योंकि फार्मूला कहता है कि नॉन यूनिफॉर्म है, क्योंकि फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द आर स्क्वायर। इसका मकसद ये हुआ कि अगर दो मासेस हैं, इनके दरमियान डिस्टेंस r1 है,
ठीक है, तो इनके दरमियान फोर्स F1 है। अगर इनके दरमियान डिस्टेंस बढ़ के R2 हो जाएगा, ठीक है, तो फोर्स इनके दरमियान F2 हो जाएगी और F2 जो होगी वो लेस देन F1 होगी। इसका मतलब ये हुआ कि ग्रेविटेशनल फोर्स वेरिएबल फोर्स है। उस वेरिएबल फोर्स का मकसद है ये डिस्टेंस के साथ कम हो रही है, ठीक है। तीसरी बात, ये फार्मूला कहता है वैल्यू ऑफ जी को देख लें। जी की वैल्यू होती है 10⁻⁻11 के अंदर। तो जी की वैल्यू हमें बताती है कि ग्रेविटेशनल फोर्स बहुत ही वीक है, ठीक है। ग्रेविटेशनल फोर्स बहुत ही वीक है क्योंकि इसका जो कांस्टेंट है उसकी वैल्यू बहुत ही छोटी है। चौथी बात, ये फार्मूला हमें कहता है कि अगर हम देखें कि ये फोर्स जीरो कब होगी, ये फोर्स जीरो कब होगी, ये फोर्स जीरो तब होगी जब ये R बराबर हो जाएगा इन्फिनिटी। तो ये हो जाएगा Gm1 m2 अपॉन इन्फिनिटी एनीथिंग अपॉन इन्फिनिटी जीरो। मींस ये फोर्स लॉन्ग रेंज फोर्स है, इन्फिनिटी तक लगती है कि अगर एक मास है वो दूसरे मास को इन्फिनाइट डिस्टेंस तक फोर्स लगाएगा ये। तो ये चार बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है वो प्रॉपर्टीज है ग्रेविटेशनल फोर्स की, कि ग्रेविटेशनल फोर्स मासेस की वजह से लगती है और ग्रेविटेशनल फोर्स का ताल्लुक प्रोडक्ट ऑफ मासेस से होता है। बड़े मासेस के दरमियान ज्यादा होती है, छोटे मासेस के दरमियान कम होती है। और ये ग्रेविटी जो होती है ये एक वेरिएबल फोर्स है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस है और डिस्टेंस के साथ ये कम होती है, मीन्स ये वेरिएबल फोर्स है। और ये वीक फोर्स है क्योंकि जो यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होता है उसकी वैल्यू बहुत ही कम होती है। और ये जो फोर्स होती है ये लॉन्ग रेंज फोर्स है, मीन्स इन्फिनिटी तक लग सकती है। अब अगर वीक फोर्स इन्फिनिटी तक लग सकती है ये, इसका मकसद है कि इस फोर्स के अंदर जो चेंज आती है ये लंबे डिस्टेंस के बाद आती है। जो चीज आपको समझनी है वो यही समझनी है, ठीक है, कि ग्रेविटेशनल फोर्स वेरिएबल तो है लेकिन वो ज्यादा डिस्टेंस के बाद उसके अंदर डिक्रीज आती है, थोड़े डिस्टेंस के साथ उसके अंदर डिक्रीज नहीं आती। आप इसको इस तरह देखें, सपोज करें कि हमारे पास दो मासेस हैं, m1 है और मास m2 है। इनके दरमियान अगर फोर्स है 1 न्यूटन F1 और इनके दरमियान डिस्टेंस आप कर ले, डिस्टेंस इज इक्वल टू 1 मीटर, ठीक है। इनके दरमियान फोर्स कितनी है, 1 न्यूटन है। अगर उन्हीं मासेस के दरमियान डिस्टेंस अगर थोड़ा बढ़ा दे, R इज इक्वल टू 2 मीटर कर दे, ठीक है, तो इस तरह से थोड़ा बहुत डिस्टेंस जो होता है ना उससे चेंज करने से ग्रेविटेशनल फोर्स के ऊपर कोई खास फर्क नहीं पड़ता क्योंकि इसका पावर 10⁻⁻11 होता है। तो इसके अंदर आप ये ध्यान में रखें कि जब कोई भी बॉडी है, फॉर एग्जांपल आप इसको वेट के सेंस में लें कि जैसे फॉर एग्जांपल ये अर्थ है, एक बॉडी है, इसका वेट जो है वो सपोज करें 10 न्यूटन है। अब ये सरफेस ऑफ अर्थ पे अगर इसको इस तरह से 100 मीटर दूर लेके जाएं, अगर इसकी हाइट हम ले लें 100 मीटर, तो इसके वेट के अंदर कोई खास फर्क नहीं आता, 10 न्यूटन ही रहता है। तो मीन्स वेट क्या होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स होती है, पुल होती है। अब अगर कोई भी बॉडी सरफेस ऑफ अर्थ पे 10 न्यूटन है तो थोड़े डिस्टेंस पे जाएगी ना तो वेट पे कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू मासेस के दरमियान जो चेंज आती है वो इतनी तेजी के साथ चेंज नहीं आती, चेंज आती है लेकिन ज्यादा डिस्टेंस तक ले जाएंगे, 500 किलोमीटर ले जाए, 1000 किलोमीटर, 100 किलोमीटर ऊपर ले जाए, ज्यादा डिस्टेंस तक ले जाएंगे तो ग्रेविटेशनल फोर्स के अंदर कोई हल्की फुल्की तब्दीली आएगी। बाकी ग्रेविटेशनल फोर्स के अंदर इतनी तेजी के साथ तब्दीली नहीं आती कि हल्की फुल्की हाइट के ऊपर
चीज का वेट इतनी तेजी के साथ चेंज हो जाए तो तेजी के साथ चेंज नहीं आती। ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स के अंदर जो चेंज आती है वो लंबे डिस्टेंस के बाद आती है। ठीक है, तो अब हम ये कह सकते हैं कि ग्रेविटेशनल फोर्स जो ज्यादा डिस्टेंस नहीं होता, जो कम डिस्टेंस होता है, उसके अंदर कांस्टेंट रह सकती है। ठीक है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स को स्मॉल हाइट पे हम कांस्टेंट मानते हैं, जबकि ज्यादा हाइट पे हम इसको वेरिएबल मानते हैं। तो ये बात ध्यान में रखिएगा कि ग्रेविटेशनल फोर्स बुनियादी तौर पे वेरिएबल फोर्स है, क्योंकि ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द आर स्क्वायर होती है। लेकिन ये जो फोर्स होती है, इसके अंदर जो चेंज आती है वो इतनी तेजी के साथ चेंज नहीं आती, इसके अंदर जो चेंज आती है वो स्लो चेंज आती है। इसलिए होता यह है कि स्मॉल अगर हाइट पे कोई चीज ले जाएंगे तो ग्रेविटी के अंदर कोई खास तब्दीली नहीं आती। इसलिए अगर हाइट हम स्मॉल रखते हैं तो ग्रेविटेशनल फोर्स को एज अ कांस्टेंट हम मान सकते हैं कि जैसे ये पेन है, अगर अर्थ पे इसके ऊपर 10 न्यूटन फोर्स लग रही है तो 100 मीटर पे भी 10 न्यूटन लगेगी। तो मीन्स हल्के फुल्की हाइट्स के लिए आप ग्रेविटेशनल फोर्स को एज अ कांस्टेंट फोर्स इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो यही बात आपको समझानी थी इसके अंदर कि ग्रेविटेशनल फोर्स को आप ना ही यूनिफॉर्म कहेंगे और ना ही जो है वो कोई और कहेंगे। ग्रेविटेशनल फोर्स बुनियादी तौर पे वेरिएबल है, लेकिन इस फोर्स की प्रॉपर्टीज कहती है कि ये एक ऐसी फोर्स है जिसके अंदर चेंज जो आती है वो इतनी ज्यादा तेजी के साथ चेंज नहीं आती कि आप डिस्टेंस बढ़ाते जाए तेजी के साथ कम होती जाए, नहीं, एक लंबे डिस्टेंस के बाद इसके अंदर कोई अप्रिशिएबल चेंज आएगी। अदरवाइज इसके अंदर हल्के फुल्के डिस्टेंस से कोई अप्रिशिएबल चेंज नहीं आएगी, उसको नजरअंदाज आप कर सकते हैं। तो आप कहेंगे कि स्मॉलर हाइट्स के लिए ग्रेविटी यूनिफॉर्म फोर्स है और लार्जर हाइट्स के लिए ग्रेविटी जो होती है वो नॉन यूनिफॉर्म फोर्स होती है। ठीक है, और दूसरी होती है ग्रेविटेशनल फील्ड। देखिए बेटा, ग्रेविटी वो फोर्स है जो एक फील्ड की सूरत में होती है। जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, आपने पढ़ा है कि हर चार्ज के बाहर एक स्पेस होता है, उस स्पेस को हम इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं, और उसी इलेक्ट्रिक फील्ड के थ्रू एक चार्ज दूसरी चार्ज के ऊपर फोर्स लगाती है। इसी तरह से हर मास के बाहर एक फील्ड होती है, जिस फील्ड के अंदर अगर कोई दूसरा मास आएगा तो वो अट्रैक्ट होगा, अदरवाइज वो अट्रैक्ट नहीं होगा। तो ऐसा स्पेस अर्थ के बाहर या एनी अदर में नहीं आएंगी, फ्रिक्शन नहीं लगेगी, लेकिन ग्रेविटी दूर से लगती है। जो फोर्स दूर से लगती है ना वो फील्ड फोर्स कहलाती है। मींस अर्थ की एक फील्ड है। जैसे ये नहीं होता, हमारे पास एक बल्ब होता है, अगर उसको बड़े ग्राउंड के अंदर आप जला दे तो बल्ब के बाहर रोशनी का एक गोला बन जाएगा, उससे बाहर फिर अंधेरा होगा। अगर उस गोले के अंदर कोई चीज आएगी तो वो हमें नजर आएगी, नहीं तो नहीं नजर आएगी। बिल्कुल इसी तरह से हर अर्थ के बाहर समझे रोशनी का एक गोला है जो हम नहीं देख सकते, इनविजिबल समझे रोशनी का गोला है। जिस गोले के अंदर अगर कोई मास आएगा तो वो अट्रैक्ट होगा, अदरवाइज अट्रैक्ट नहीं होगा। उस गोले को कहा जाता है कि ये जो है वो क्या है, ये ग्रेविटेशनल फील्ड है। और ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ भी होती है, वो आगे डिस्कस करेंगे, क्योंकि ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ के ऊपर जो है वो क्वेश्चन आ चुका है इसके अंदर, एमडी किट के अंदर। तो ग्रेविटेशनल फील्ड का मकसद क्या हुआ, वो स्पेस, जिस स्पेस के अंदर एक मास दूसरे मास को अट्रैक्ट कर, और आपको पता है ग्रेविटी इन्फिनाइट है, तो ग्रेविटेशनल फील्ड जो होती है वो कहां तक जाएगी, इन्फिनिटी तक जाएगी। ठीक है, तो ये बातें बुनियादी बातें जो आपके माइंड में रहनी चाहिए। दो बातें बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि अब ग्रेविटी वेरिएबल फोर्स होती है, लेकिन ग्रेविटी एक ऐसी फोर्स है जिसके अंदर चेंज तेजी के साथ नहीं आती, उसके अंदर जो चेंज आती है वो स्लो चेंज आती है। इसलिए अगर कोई भी
अगर हम किसी भी चीज को ज्यादा डिस्टेंस पे ले जाएंगे तो ग्रेविटी में चेंज आएगी और ग्रेविटी को डील किया जाएगा एज अ वेरिएबल फोर्स। लेकिन अगर स्मॉल डिस्टेंस है तो स्मॉल डिस्टेंस के लिए ग्रेविटी को यूनिफॉर्म माना जाएगा और हम कहेंगे कि ग्रेविटी के अंदर कोई भी तब्दीली नहीं आती स्मॉलर हाइट्स। अब आपको पता कैसे लगे कि स्मॉलर हाइट्स कौन सी है, लार्जर हाइट्स कौन सी है? ऐसी हाइट जो कंपेरेबल टू द रेडियस ऑफ अर्थ हो। रेडियस ऑफ अर्थ 6400 किलोमीटर है, कोई हाफ ऑफ रेडियस ऑफ अर्थ हो, 1/4 ऑफ द रेडियस ऑफ अर्थ हो। इस तरह से वो हाइट जो रेडियस ऑफ अर्थ से कंपेयर की जा सके वो लार्जर हाइट कहलाएगी। ऐसी हाइट जो रेडियस ऑफ अर्थ के मुकाबले में बहुत ही छोटी हो तो उसको स्मॉलर हाइट कहा जाता है। 100 मीटर, 200 मीटर, 301 किलोमीटर, 6400 किलोमीटर के मुकाबले में 1 किलोमीटर की कोई अहमियत नहीं है। तो ये जो छोटे छोटे डिस्टेंस होते हैं जो रेडियस ऑफ अर्थ के मुकाबले में बहुत ही छोटे महसूस होते हैं उनको स्मॉलर डिस्टेंस कहा जाता है। जो रेडियस ऑफ अर्थ की कोई फ्रैक्शन होते हैं उनको आप लार्जर हाइट्स कह सकते हैं। ठीक है, तो ग्रेविटी के बारे में माइंड में रखियो कि आगे ये वर्क के फार्मूलाज में यूज होगा, पोटेंशियल एनर्जी के फार्मूलाज में यूज होगा, इसलिए बताना जरूरी था कि ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू किलोज पॉइंट्स कांस्टेंट रहती है, यूनिफॉर्म रहती है। बिटवीन टू फार पॉइंट्स जो होती है वो वेरिएबल होती है, यूनिफॉर्म नहीं रहती। ठीक है, तो दो बहुत ही इंपॉर्टेंट। दूसरी बात जो होती है वो ग्रेविटेशनल फील्ड के बारे में ध्यान में रखना है कि ग्रेविटी एक फील्ड जनरेट कर लेती है अकॉर्डिंग टू द न्यूटन। आइंस्टाइन इसको नहीं मानता, वो अलग कॉन्सेप्ट है। तो न्यूटन के मुताबिक मास के बाहर एक फील्ड बन जाती है, जिस तरह से चार्ज के बाहर एक फील्ड बन जाती है, जिस तरह से बल्ब के बाहर रोशनी की फील्ड बन जाती है, इसी तरह से अर्थ के बाहर या हर मास के बाहर, सन के बाहर, मून के बाहर, हर जो भी हमारे पास प्लैनेट है, सैटेलाइट है, स्टार है, कोई भी ऑब्जेक्ट, इवन हम खुद है, तो हम सब की एक फील्ड होती है ड्यू टू द मास। उसके अंदर अगर कोई चीज आएगी तो अट्रैक्ट होगी, अदरवाइज वो अट्रैक्ट नहीं होगी और ग्रेविटी इंफिनिटी तक एक्ट करती है। अब आ जाते हैं वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी के फार्मूले पे। ठीक है, हम आ जाते हैं अपने फार्मूले के ऊपर, क्योंकि जो फार्मूला हमने पढ़ना था उसके लिए ये बेसिक्स का आना जरूरी था आपके माइंड के अंदर। तो अब हमारा जो है वो टॉपिक है वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी। ठीक है, वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी। ठीक है, अब मैं इसकी दो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, या इसकी पहले मैं दो पॉइंट्स लिख देता हूं, उसके बाद इसको डिस्कस करते हैं बेटा। इसकी ग्रेविटी की मैं दोनों पॉइंट्स लिख दूं, फिर आपको कंफ्यूजन होगी इसके अंदर। ठीक है, ग्रेविटी इज नॉन यूनिफॉर्म force between two far points। ठीक है, दो फार पॉइंट्स के दरमियान नॉन यूनिफॉर्म है। ग्रेविटी इज यूनिफॉर्म बिटवीन टू किलोज पॉइंट्स। ग्रेविटी जो होती है वो यूनिफॉर्म होती है किसके दरमियान? दो किलोज पॉइंट्स के दरमियान होती है। तो अब हम करते हैं वर्क डन। वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी, ग्रेविटी के खिलाफ किया हुआ वर्क। अब इसका मतलब है ये वर्क तो दोनों सेंसेस में आएगा। अगर स्मॉल हाइट है तो वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स आएगा, अगर लार्जर हाइट है तो वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स आ जाएगा। क्योंकि जब ग्रेविटी यूनिफॉर्म भी है, नॉन यूनिफॉर्म है, तो स्मॉलर हाइट्स पे ये यूनिफॉर्म रहेगी
और जहां पे यूनिफॉर्म होगी तो वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स होगा, और लार्जर हाइट्स पे क्या हो जाएगी, वेरिएबल हो जाएगी, तो वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स हो जाएगा। इसका मकसद है कि ग्रेविटी के अंदर वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स का फार्मूला स्मॉलर हाइट्स के लिए लग सकता है, क्योंकि ग्रेविटी बिटवीन स्मॉलर हाइट्स जो होती है वो कांस्टेंट फोर्स होती है। तो यहाँ पे दोनों सेंसेस आएंगे, बिटवीन 2 किलोज पॉइंट्स। अगर 2 किलोज पॉइंट्स हम लेते हैं, ठीक है, और दूसरा हम लेंगे बिटवीन 2 फार पॉइंट्स, दोनों सेंसेस में आता है। बिटवीन 2 फार पॉइंट्स, दूर वाली पॉइंट्स के दरमियान होगा। दोनों के मैं मेन पॉइंट्स लिख देता हूं, एक ही पॉइंट है कि सपोज करें हमारे पास ये है अर्थ और एक बॉडी पॉइंट ए पे है, सरफेस ऑफ अर्थ पे। अगर ये पॉइंट बी पे चली जाती है और ये हाइट कहलाएगी, सरफेस ऑफ अर्थ से ऊपर जितना जाएंगे वो हाइट कहलाती है, ये पॉइंट बी है। अगर ये h लेस देन रेडियस ऑफ अर्थ है तो हम कहेंगे ये स्मॉलर हाइट है, ठीक है। तो हम कहेंगे कि स्मॉलर हाइट है, स्मॉलर हाइट है, और इसके दरमियान ग्रेविटी जो है, ग्रेविटी इज यूनिफॉर्म, ग्रेविटी यूनिफॉर्म है। W is equal to F S cos theta can be used, ये फार्मूला यूज किया जा सकता है, ठीक है। अब दूसरी पॉइंट पे आ जाए, दूसरी पॉइंट पे आ जाए कि सपोज करें ये अर्थ है, एक बॉडी है पॉइंट ए पे है और ये बॉडी चली जाती है पॉइंट बी पे, और ये इसकी हाइट बहुत ज्यादा हो जाती है। आप कहोगे कि हाइट जो है वो कंपेरेबल टू रेडियस ऑफ अर्थ है, ठीक है। हाइट जो है वो कंपेरेबल टू द रेडियस, ट्वाइस हो, थ्राइस हो, 4 टाइम्स हो, ठीक है। तो ये लार्जर हाइट है, ठीक है, ये हो जाएगी लार्जर हाइट हो जाएगी, और इसके दरमियान ग्रेविटी नॉन यूनिफॉर्म हो जाएगी, ग्रेविटी इज नॉन यूनिफॉर्म, ग्रेविटी नॉन यूनिफॉर्म है और आप नहीं कर सकते। W इज इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा कैन नॉट बी यूज्ड डायरेक्टली, डायरेक्ट नहीं करेंगे, फिर कैसे करेंगे वो जब आएगा तो देखेंगे। इसको आप डायरेक्टली इस्तेमाल नहीं कर सकते क्योंकि ये वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स हो जाएगा, ठीक है बेटा। अब हम करते हैं फार्मूला। अब हम फर्स्ट करते हैं कि वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी बिटवीन 2 किलोज पॉइंट्स, ग्रेविटी बिटवीन 2 किलोज पॉइंट्स, ठीक है, इसका फार्मूला हम करते हैं, ठीक है। अब देखिए सपोज करें हमारे पास ये है अर्थ, ये सपोज करें हमारे पास अर्थ है, सेंटर ऑफ अर्थ है, ये हमारे पास है अर्थ। अब एक बॉडी है, ठीक है, वो जमीन के सरफेस से थोड़ा ऊपर है और इसकी इनिशियल हाइट है HI, और ये किस पॉइंट पे है, ये है पॉइंट ए पे, ठीक है। अब यहाँ पे इस बॉडी का और इस बॉडी का मास आप समझ लें कि इस बॉडी का मास m है और मास ऑफ अर्थ m ही है। अब अर्थ इस मास के ऊपर फोर्स लगा रही है, और जो अर्थ की फोर्स इस मास के ऊपर होगी वो तो वेट कहलाती है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, अब हम इसको पॉइंट ए से लेके जाते हैं विद द यूनिफॉर्म वेलोसिटी पॉइंट बी पे, ठीक है। और ये बात ध्यान में रखिएगा, कौन सी बात, के बॉडी मूव्स अपवर्ड फ्रॉम A to B with uniform velocity
अब यूनिफॉर्म वेलोसिटी से क्यों? क्योंकि फिर हमें फार्मूला कैलकुलेट करना आसान रहेगा। यूनिफॉर्म वेलोसिटी से जब बॉडी जाएगी तो इस बॉडी के ऊपर दो फोर्सेस लगेंगी। कौन सी फोर्स लगेगी? एक तो वेट की इस तरह से लगेगी और एक तो लगेगी फोर्स अप्लाइड। जब आप यूनिफॉर्म वेलोसिटी से लेके जाओगे ना, इस तरह से यूनिफॉर्म वेलोसिटी से लेके जा रहे मींस आपकी अप्लाइड फोर्स इज इक्वल टू द वेट, क्योंकि यूनिफॉर्म वेलोसिटी के अंदर सम ऑफ ऑल फोर्सेस जीरो होता है। तो मींस इस तरह से आप यूनिफॉर्म वेलोसिटी से लेके जा रहे हैं। ठीक है, अब एक बात यहाँ पे आती है कि जब हम कहते हैं कि वर्क की डेफिनेशन ये होती है कि व्हेन फोर्स इज अप्लाइड बॉडी मूव्स इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, तो उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी चेंज होनी चाहिए। यहाँ पे तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से जा रही है, यहाँ पे तो काइनेटिक एनर्जी चेंज नहीं हो रही, तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी चेंज हो रही है। यहाँ पे वर्क डन अगेंस्ट स्टोर हो रहा है एज अ पोटेंशियल। आप ये नहीं कह सकते कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी से जा रही है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी जीरो, तो वर्क नहीं होगा। तो जरूरी थोड़ी है काइनेटिक एनर्जी हो, पोटेंशियल एनर्जी, कोई भी एनर्जी तो चेंज हो रही है ना, तो इसमें पोटेंशियल एनर्जी चेंज हो रही है, वर्क होता है। तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से जब बॉडी जाएगी तो हमें ये चीज लिखने में आसानी रहेगी कि आपकी अप्लाइड फोर्स जो होती है ये किसके बराबर है? वेट के, और ये बराबर है mg के। वेट भी mg के बराबर होता है और फोर्स अप्लाइड भी क्या होती है? v के। अब ये इसकी है इनिशियल हाइट, ये इस पॉइंट की इनिशियल हाइट है। और देखिए हम हाइट जो ले रहे हैं वो फ्रॉम सरफेस ऑफ अर्थ ले रहे हैं। हमने हाइट जो कंसीडर की हुई है, इनिशियल हाइट जो है बॉडी की, वो फ्रॉम सरफेस ऑफ अर्थ है। अब बॉडी चली गई पॉइंट बी पे, अब इसकी हाइट बन गई, फाइनल हाइट इसकी बन गई एच एफ। अब ये बॉडी ने जो तय की है, ये बॉडी ने तय की जो है, ये है बॉडी की हाइट h। बॉडी जब पॉइंट ए पे थी, सपोज करें ये यहाँ पे है, ठीक है, तो ये पॉइंट ए है, इसको मैं लेके जा रहा हूँ यहाँ पे, ये पॉइंट बन गई बी। तो बॉडी ने ये हाइट तय की, डिस्प्लेसमेंट तय किया, जिसको h से जाहिर किया जाता है। ठीक है, अब दूसरी पॉइंट ये होगी कि पॉइंट A and B are close to each other, therefore work from A to B can be calculated by using W is equal to F S cos theta, क्योंकि ग्रेविटी यूनिफॉर्म होती है, वो मैंने वहां पे लिख दिया। और यहाँ पे हाइट जो h है लेस देन रेडियस ऑफ अर्थ है, और ये हाइट जो h होगी ये बराबर होगी डिस्प्लेसमेंट के बराबर। ठीक है, और ये डिस्प्लेसमेंट होता है, ये हाइट डिस्प्लेसमेंट होगा फाइनल हाइट माइनस इनिशियल हाइट। ये डिस्प्लेसमेंट बॉडी ए टू बी गई है, तो बॉडी ने डिस्प्लेसमेंट h तय किया है। अब h किसके बराबर होगा? फाइनल हाइट माइनस इनिशियल हाइट, तो डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा। तो अब आप इसका वर्क कैलकुलेट करें। वर्क फ्रॉम ए टू बी इज इक्वल टू फोर्स एफ एस कॉस थीटा। ठीक है, फार्मूला आ गया आपके पास, वर्क इज इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा। क्योंकि ए और बी क्लोज पॉइंट्स हैं, ग्रेविटी यूनिफॉर्म रहती है, और दो ऐसी पॉइंट्स जिनके दरमियान फोर्स कांस्टेंट रहती है, तो उसके लिए आप फार्मूला कौन सा इस्तेमाल कर सकते हैं? W इज इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा। और मैंने अजम्पशन ले ली है कि बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रही है, तो मेरी अप्लाइड फोर्स यहाँ पे क्या हो जाएगी? ये हो जाएगी, इक्वेशन ए कर दें और यहाँ पे आप कर ले कि फोर्स जो होगी इज इक्वल टू वेट के बराबर होगी, इज इक्वल टू mg, क्योंकि मैंने अजम्पशन ली है कि हम लेके जा रहे हैं विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी। सपोज करें यूनिफॉर्म से नहीं ले जाते,
तो वर्क पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन आपकी कैलकुलेशन थोड़ी मुश्किल हो जाएगी, बाकी वर्क पे फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है। और यहाँ पे जो डिस्प्लेसमेंट है एस इज इक्वल टू एच इज इक्वल टू एच एफ माइनस एच आई। ठीक है। तो ये हो गया आपके पास वर्क का फार्मूला। वर्क फ्रॉम ए टू बी इज इक्वल टू फोर्स की जगह पे आप रखोगे एम जी, डिस्प्लेसमेंट की जगह पे आप रखोगे एच, और कॉस थीटा किसके दरमियान होती है? बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एंड फोर्स। और यहाँ पे फोर्स हमने जब mg के बराबर रखी है तो इस डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन अपवर्ड है, हाइट का डायरेक्शन या डिस्प्लेसमेंट का अपवर्ड है, मींस वेट और हाइट के दरमियान जो थीटा है ये 180 डिग्री है, क्योंकि वेट डाउनवर्ड है, अगेंस्ट हम ग्रेविटी कर रहे हैं। ठीक है। तो वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी में वेट डाउनवर्ड, डिस्प्लेसमेंट अपवर्ड। तो इसको आप लिख सकते हैं इस तरह से कि वर्क फ्रॉम ए टू बी इज इक्वल टू एम जी एच कॉस 180 सॉरी -1 cos 180 -1 के बराबर है इज इक्वल टू माइनस mgh हुआ। तो वर्क डन बिटवीन टू क्लोज पॉइंट्स इज इक्वल टू माइनस mgh। ठीक है। तो ये हो गया आपके पास फार्मूला, और इस फार्मूले के अंदर एक और चीज भी आती है, और वो कौन सी चीज आती है कि वर्क फ्रॉम ए टू बी इज इक्वल टू माइनस mgh इनिशियल और फाइनल का डिफरेंस। ठीक है। तो ये हो गया आपका फार्मूला कंप्लीट। ये आपका फार्मूला बन गया वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी का, कि डब्ल्यू ए बी इज इक्वल टू माइनस एम जी एच या डब्ल्यू ए बी इज इक्वल टू माइनस एम जी एच। इसके अंदर ये बात याद रखिएगा कि ये डब्ल्यू इज इक्वल टू माइनस एम जी एच है, ये वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी का फार्मूला है, लेकिन ये फार्मूला उस सूरत में इस्तेमाल होगा जब पॉइंट ए और बी एक दूसरे से क्लोज होते हैं। अब इसकी बहुत सारी पॉइंट्स हैं, बहुत सारी इसकी डिटेल्स हैं, अभी आज मैं डिस्कस नहीं कर रहा, आपकी कल टेस्ट है, आप जाके तैयारी करें। ठीक है। अब ये इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे।